25% क्वेश्चंस आपके यहाँ से आने वाले हैं। आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। के साथ क्या ना, ये क्वेश्चन तैयार कर लो, सैंपल पेपर में से ही क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे। ये आपके पेपर में आएंगे और बाद में आप अफसोस करोगे कि काश मैंने उस फला बंदे की बात मान ली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, छप गया समझ लो, ये पेपर में छप गया, ये आएगा ही आएगा। तो मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन दूंगा इन चैप्टर में से बेटा, जो अगर आप कर लेंगे तो डैम श्योर है कि आपके 95% मार्क्स आने वाले हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी के उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपके पेपर में डैम श्योर आने वाला है। ये मैं श्योर कर रहा हूं, गारंटीड है ये कि इनमें से क्वेश्चन ही आने वाले हैं आपके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एसएसटी के बारे में बहुत कम पढ़ा हुआ है या फिर सीरियसली नहीं पढ़ा, क्योंकि हम ज्यादातर टाइम जो है मैथ और साइंस पर फोकस करके रह जाते हैं, तो एसएसटी और बाकी सब्जेक्ट्स हमारे थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स एसएसटी में अच्छे आए, आपके मार्क्स जो है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब में अच्छे मार्क्स आए, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। इकोनॉमिक्स के बारे में बता चुका हूं मैं कि कैसे हमारे अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं, कैसे हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें कवर करने के लिए? चैप्टर आपके पास बेटा बोर्ड पर है, साफ देख सकते हो। हमारे पास 5 चैप्टर है और हमारे पास जो कंज्यूमर राइट का एक चैप्टर हुआ करता था, ये प्रोजेक्ट ओनली के लिए है, यानी कंज्यूमर राइट के ऊपर सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना है आपको। उससे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में या फिर आपके प्री बोर्ड में नहीं आने वाले हैं। वो बात अलग है कि अगर आपके टीचर ने पुराने प्रीवियस ईयर के कोई सैंपल पेपर में से उठाकर दे दिया हो तो शायद क्वेश्चन अटक जाए, बाद में उसे आप कटवा भी सकते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। हमारे पास जो चैप्टर का डिवीजन है वो कुछ ऐसे है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हर एक सेक्शन हमारा 20 मार्क्स के लिए है। 3 सेक्शंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। 75% टॉपिक हमारा डिस्कस हो चुका है, 25% बाकी है, यानी 20 मार्क्स के लिए बाकी है। तो हम बात करने वाले बेटा डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन राइज करने वाला है। अब कितने एमसीक्यू है, कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 7 मार्क का है। उसके बाद मनी एंड क्रेडिट 6 मार्क्स के लिए है। ग्लोबलाइजेशन 5 मार्क के लिए है और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 3 मार्क्स के लिए है। ये चारों चैप्टर, पांचों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली बात है सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस में क्यों डाला जाता है? जिससे कि हमें पता हो वो सारी चीजें। तो इसके ऊपर मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बातें अब करूंगा। ये ध्यान रखना, ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ प्रोजेक्ट ओनली के लिए है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि 2 नंबर के लिए, 2 मार्क के लिए है, डेवलपमेंट। और इसके अंदर हम 2 क्वेश्चंस को कवर करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। क्वेश्चंस बहुत सिंपल से आएंगे, जैसे डिफाइन डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, लिटरेसी रेट, एचडीआई, आईएमआर, नेट अटेंडेंस रेशियो, क्या है ये सब, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझसे चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं, बट उसके लिए आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, काफी बार बोल चुका हूं मैं। उसके बाद हमारे पास बेटा सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 3 ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताना है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट पीपल। हर एक आदमी का ना अपना एक गोल होता है पूरे लाइफ के अंदर, पूरे फ्यूचर में आपको क्या करना है वो सब कुछ आपका एक गोल होता है। तो ऐसे ही हमारे इंडिया के लिए जो अलग अलग लोग काम करते हैं बेटा, जितने भी लोग हैं, यू आर वन ऑफ देम, आप भी उनमें से एक हैं, तो उनका अपना अपना एक डेवलपमेंट गोल होता है, वो एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। यानी वर्ल्ड बैंक कौन से क्राइटेरिया डिसाइड करता है, कौन कौन से बैंक किस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, उनके अंदर क्या क्या एबिलिटीज होती हैं, क्या क्या वर्क वो परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें यहां पर है। डिफाइन डेवलपमेंट, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्री। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के हिसाब से कौन सी ऐसी कंट्री है जो अंडर डेवलपिंग है, जैसे कि डेवलपमेंट कर रही है। कुछ ऐसी कंट्री है जो डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि हमारे अमेरिका की हम बात करें कंट्री, तो वो डेवलप्ड है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री है। हमारी इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है और काफी अच्छे प्रोग्रेस रेट से वो डेवलप कर रही है। Why is the issue of sustainability important for development? यानी कि इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। इन सभी क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो कि आपका आ सकता है। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि आपका जो यहां से क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा और एमसीक्यू में बेटा छोटे से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद आगे क्वेश्चन और है डेवलपमेंट में, हाउ डू the criteria used by UNDP to measure the development differ from those used by World Bank। यानी UNDP और वर्ल्ड बैंक कैसे डिसाइड करती है डेवलपमेंट का रेशियो क्या है, डेवलपमेंट की स्पीड क्या है, वो आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। इन दोनों की क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है वो आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो है बेटा क्वेश्चन, वो है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम।
पर कैपिटा इनकम की इंपॉर्टेंस क्या है, पर कैपिटा इनकम बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है, ग्रोथ पर इसका कैसा असर पड़ता है, वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। एक्सप्लेन व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, व्हिच एंटिटी इज रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग दिस क्लासिफिकेशन। यानी कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कंट्री को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कौन कौन सी कैटेगरीज प्रॉपर्टीज दिमाग में रखनी होती है, ये सारी बातें आप यहाँ पर बेटा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो 2 नंबर के लिए था बेटा वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 7 मार्क, जिसमें आपका क्वेश्चन डिवाइडेड है बेटा 2 मार्क प्लस 3 मार्क प्लस 2 एमसीक्यूज। 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा और एमसीक्यू 2 होंगे एक एक नंबर के। पहला है डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जीडीपी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 चीजें हैं जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं बेटा, ये है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है, क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारण हैं, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो कि ये आपका सैंपल पेपर में भी होगा ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने भी वहीं से स्टडी करके दिया है और साथ ही बेटा आपके बोर्ड के एग्जाम में भी हो सकता है, तो इसीलिए इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो समझ लो कि आपने पूरे 2 नंबर पक्के कर लिए। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एक्सप्लेन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इनको एक्सप्लेन करना है बेटा। प्रॉपर्ली विद एग्जांपल करेंगे, क्योंकि अगर आपने एग्जांपल नहीं दिया तो मार्क्स जो है वो बेटा कम मिलते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा बेटा कि एग्जांपल के साथ जाए, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक और अनऑर्गेनाइज्ड यानी प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, या फिर आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज्ड या इनऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं आप, वो सेक्टर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से इसमें क्लासिफिकेशंस हैं, कैसे यहाँ पर इनका यूज किया जाता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा 2005, यानी कि MNREGA 2005, मनरेगा 2005 जो है उस एक्ट के थ्रू क्या बातें कही गई हैं, कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, क्या है नहीं है, वो सब आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन व्हाई वर्कर इज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड सिक्योरिटी, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें वर्कर्स को सिक्योरिटी क्यों चाहिए। आपको पता ही है कि वर्कर्स जो है वो एक तरीके से कह सकते हो बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में बेटा सबसे ज्यादा काम वर्कर ही करते हैं, तो उनको सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है, खास करके ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पर आप कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट में तो मिलती है, गवर्नमेंट में बहुत सारी सिक्योरिटीज मिलती है, तभी तो सब गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। एक्सप्लेन हाउ द टर्शरी सेक्टर डिफर फ्रॉम अदर सेक्टर्स, टर्शरी सेक्टर दूसरे सेक्टर से कैसे डिफरेंट है। एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द सेफ्टी ऑफ वर्कर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि आपको गवर्नमेंट ये दिखाओ ना, एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल है जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ऐसे इंडस्ट्री में जो कि अनऑर्गेनाइज है यानी प्राइवेट सेक्टर है, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट क्या कुछ रोल प्ले करती है या गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है जिससे कि उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। बार बार कह रहा हूं कि आपके क्वेश्चंस बेटा इससे बाहर नहीं आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कीप इन माइंड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 3 है बेटा मनी एंड क्रेडिट। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ लो बंपर ऑफर है इस चैप्टर से। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का तो हूबहू मिल जाएगा, एक आपका एमसीक्यू मिलेगा। और एमसीक्यू के लिए बार बार बोल रहा हूं बेटा कि आप ऐसे बुक को कंसीडर कर लो जहां पर एमसीक्यूज हो। मैं बुक को सजेस्ट डायरेक्ट नहीं कह सकता क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा किसी बुक का, आप कोई भी एबीसी बुक उठा ले वहां से एमसीक्यू करना शुरू कर दे, ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो ये जो है डिफाइंड टाइप का, ये एमसीक्यू में बैठ जाता है, ठीक है। जैसे ही बोल रहा है क्या बार्टर सिस्टम क्या है, डबल मैचिंग ऑफ नीड्स क्या है, टॉलरेट सिक्योरिटी क्या है, चेक बैंक डिपॉजिट क्रेडिट करेंसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है और मनी क्या होती है, ये सारी चीजें। फंक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHGH क्या है ये और इनका क्या रोल है ये बताना है। फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम करती है, कैसे बैंकों को चलाती है इंडिया के अंदर, क्या क्या सिक्योरिटी मिलते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है ये बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट, क्रेडिट का क्या रोल है, क्रेडिट का क्या रोल है डेवलपमेंट में, बहुत जरूरी है बेटा, ये फैक्टर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर स्पेशली फोकस करना बेटा। व्हाई डू वी नीड टू एक्सप्लेन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, वो आपको यहां पर बताना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो
HGS था बेटा, एलिमिनेटेड पॉवर्टी एंड एम्पावर वुमेन, कंफर्म विद अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, यानी कि आपको इस सेंटेंस का बेटा कह सकते हो अप्रोप्रिएट आंसर से एक्सप्लेनेशन देना है। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल से है। आपने अगर चैप्टर्स पढ़ रखा है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, नहीं भी पढ़ रखा है बेटा तो क्वेश्चन के आंसर्स आप कलेक्ट कर सकते हो, एबीसी किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लो, पढ़ लो, लिख लो, जरूरत पड़े तो आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं मनी क्रेडिट के अगले क्वेश्चन के बारे में। फार्मर हैज बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर, एक किसान ने पैसे लिए किसी उधार देने वाले से एट हाई रेट इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिया। सिंस ही कुड नॉट पे द इंटरेस्ट, क्योंकि वो पे नहीं कर पाया, एबल नहीं था, कैपेबल नहीं हुआ, ही वाज फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम अनदर लैंडलॉर्ड टू रीपे द इंटरेस्ट अमाउंट बोरोड फ्रॉम द मनी लेंडर, यानी उसको फोर्स किया गया भैया तुम किसी और से उधार ले लो और तुम मेरे पैसे वापस कर दो, ठीक है, along with the interest. Explain what consequences he may have to face in this situation. यानी इस सिचुएशन में उसको कौन कौन से चीजों को फेस करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें उनके लिए डिफिकल्ट हो सकती है, या फिर क्या क्या आप कह सकते हो सजेशन दे सकते हो, ये चीजें यहाँ पर आपको डालनी है बेटा। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो सीबीएसई जो है ना अंडरस्टैंडिंग स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। अदर बोर्ड में भी है, लेकिन अदर बोर्ड में डिटो क्वेश्चंस आ जाते हैं सैंपल पेपर से, पर सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा बेटा कि अगर आप पहली बार इस चैप्टर को डील कर रहे हो तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, पक्का पक्का आने वाला है, आकर ही रहेगा ये। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर है हमारा 4 ग्लोबलाइजेशन, 5 नंबर का आता है ये, जिसमें से एक क्वेश्चन बेटा हमारा 3 नंबर के लिए बनेगा और 2 एमसीक्यूज बनते हैं। एमसीक्यू के क्वेश्चंस तो मैं बार बार बोल रहा हूं, कहां से करने हैं कैसे करने हैं वो ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं कि मेन 5 नंबर के क्वेश्चन में जो 3 नंबर वाला आने वाला है उसके बारे में। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, ट्रेड बैरियर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, और एमएनसीएस क्या है, फॉरेन ट्रेड और सेज क्या है, ये सब हमें डिफाइन करना है बेटा। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट फैक्टर इनेबल ग्लोबलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो बेटा ये पिछले 3-4 सालों में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इस बार आने के चांसेस इसके ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा करता था अपने टाइम का, और शायद मतलब इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, बट हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है, कर लेना चाहिए आपको। Now, what were the reasons for imposing obstacles in foreign trades and foreign investment by Indian government? यानी कि what were the reasons for imposing obstacles? रुकावट क्यों डाला गया फॉरेन ट्रेड में या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, रुकावट क्यों डाली इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या वजह थी, क्या रीजंस थे, क्या हो रहा था, क्या फैक्टर्स पड़ रहे थे हमारे ग्रोथ में, ये सारी बातें यहां पर आप डील करेंगे बेटा। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो ना कि आपके अच्छे नंबर आए तो मैं सजेस्ट करूंगा बेटा कि गो विद दिस क्वेश्चन, पक्का रट डालो इसे, ये आकर रहेगा, लिख लो इसे, लिख लो आप अभी, लिख लो इसे कि ये आपके फाइनल पेपर में प्रिंट हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट वे दैट मल्टीनेशनल कंपनीज एस्टैब्लिश, कंट्रोल एंड प्रोड्यूस इन अदर कंट्री, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो कैसे एस्टैब्लिश हुई, कैसे उन्होंने कंट्रोल पाया अदर जो कंट्रीज हैं उनके कंपनी के ऊपर। तो मल्टीनेशनल कंपनी जिसे आप शॉर्ट में एमएनसीज कहते हैं बेटा, वो क्या है, कैसे रोल प्ले करती है, कैसे ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डील करती है। मल्टीनेशनल कंपनी सिर्फ एक कंट्री तक बेस नहीं होती है, नेशनल वर्ड से मतलब पता चल रहा है कि भैया ये कंट्री से बेस नहीं है, ये अदर कंट्री में अपने बिजनेसेस को परफॉर्म करती है और कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा ग्लोबलाइजेशन के अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, how has liberalization of trade and investment policies help in globalization process, यानी कि लिबरलाइजेशन जो है वो किस तरीके से उसने ग्लोबलाइजेशन को एम्पावरमेंट दी, किस तरीके से उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लोर किया, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन आकर रहेगा। Next one is question number 7, the impact of globalization has not been uniform, explain this statement, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है वो उतना ज्यादा लिखा है, देखो the impact of globalization has not been uniform, जो इंपैक्ट था वो उतना ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं था, फ्लक्चुएटिंग था। किस तरीके से, अपनी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्री, यानी फॉरेन ट्रेड है उसने कैसे इंटीग्रेशन की बात की है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इवेलुएट द इफेक्ट्स ऑफ ओपनिंग अप फॉरेन ट्रेड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है बेटा ये बहुत ज्यादा सिंपल है, और देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, कभी भी कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहती कि मेरे बोर्ड के बच्चे फेल हो, कभी भी कोई भी बोर्ड जो है वो अपना स्कोर 80% से नीचे नहीं गिराना चाहती है।
तो इस चीज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका अगर 100 नंबर का पेपर है बेटा, तो उसमें 80 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो सिंपल है, अप टू लेवल है। 20% के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से लेवल से ऊपर होते हैं। बस हमें परसेंटेज गेन करने के लिए वो 20% वाले जो क्वेश्चन है ना, उस पर फोकस करना है। देखो होता क्या है कि हम कई बार ना बहुत हार्ड क्वेश्चन को तो परफॉर्म कर लेते हैं, पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें हम चूक जाते हैं। रीजन क्योंकि हमने सोचा होता है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर क्या, वो सिंपल लेवल के क्वेश्चन हमारे लिए वहां पर हार्ड बन जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है बेटा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 20% आते हैं, 80% पेपर आपका इजी आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर में अच्छे स्कोर आए, तो आप बेटा 80% को पहले कवर करें, 20% को बाद में देख लेंगे। तो कम से कम 80% तो सिक्योर कर लो, 20% के लिए लड़ लेंगे फिर से। क्यों बेटा, एक चैप्टर के क्वेश्चंस जो है शायद रह गए, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला जो है वो स्लाइड इसमें से मिस हो गया है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का स्लाइड यहां से मिस हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो आपको मिले, आप तक पहुंचे, तो उस चैप्टर के भी मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, या तो मैं उसका एज ए पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, लिंक दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, और या फिर बेटा मैं एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बना सकता हूं, हार्डली 1.5 से 2 मिनट लूंगा, बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको पता है ना क्या करना है, कमेंट करके भर दो कि आपको कैसा लगा। अगर बेटा आपको ये अच्छा नहीं लगा तो सजेस्ट करके जाना कि क्या चीज अच्छी नहीं लगी, और अगर अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, तो प्लीज कमेंट करना। आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट हमारे मोरल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम और भी अच्छी तरीके से आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।